नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। प्रेम, जी हाँ, डेलीगेट प्रेम, जी हाँ, डेलीगेट लोग प्रतिनिधिगण आ गए होंगे। राय हंसकर, मुझे अभी तक कुछ खबर नहीं और मैं ही स्वागत कारिणी समिति का प्रधान हूँ। मेरे मुख्तार साहब ने सब प्रबंध कर दिया होगा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि वहाँ क्या कहूँगा। बस मौके पर जो मुंह में आएगा बक डालूँगा। प्रेम, आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी होगी। राय, जी हाँ, मेरे एसोसिएशन में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सूझ अच्छी ना हो। इस गुण में एक से एक बढ़कर हैं। कोषाध्यक्ष को आय व्यय का पता नहीं, पर सभा के सामने वह पूरा ब्यौरा दिखा देंगे। यही हाल औरों का भी है। जीवन इतना अल्प है कि आदमी को अपने ही ढोल पीटने से छुट्टी नहीं मिलती। जाति का मंजीरा कौन बजाए। प्रेम, ऐसी संस्थाओं से देश का क्या उपकार होगा। राय, उपकार क्यों नहीं। क्या आपके विचार में जाति का नेतृत्व निरर्थक वस्तु है। आजकल तो यही उपाधियों का सदर दरवाजा हो रहा है। सरल भक्तों का श्रद्धास्पद बनना कोई मामूली बात है। बेचारे जाति के नाम पर मरने वाले सीधे साधे लोग दूर दूर से हमारे दर्शनों को आते हैं, हमारी गाड़ियाँ खींचते हैं, हमारी पदरज को माथे पर चढ़ाते हैं। क्या ये कोई छोटी बात है। और फिर हम में कितने ही जाति के सेवक ऐसे भी हैं जो सारा हिसाब मन में रखते हैं। उनसे हिसाब पूछिए तो वह अपनी तौहीन समझेंगे और इस्तीफे की धमकी देंगे। इसी संस्था के सहायक मंत्री की वकालत बिल्कुल नहीं चलती, पर अभी उन्होंने 20,000 का एक बंगला मोल लिया। जाति से ऐसा भी लेना है, वैसा भी लेना है, चाहे इस बहाने से लीजिए, चाहे उस बहाने से लीजिए। प्रेम, मुझे अपना निबंध पढ़ने का समय कब मिलेगा। राय, अब तो मिलेगा नहीं। कल गार्डन पार्टी है, अन्य अधिकारी वर्ग आमंत्रित हैं। सारा दिन उन्हीं की तैयारी में लग जाएगा। परसों सब चिड़ियाँ उड़ जाएंगी, कुछ इने गिने लोग रह जाएंगे। तब आप शौक से अपना लेख सुनाइएगा। यही बातें हो रही थी कि राजा इंद्र कुमार सिंह का आगमन हुआ। राय साहब ने उनका स्वागत करके पूछा, नैनीताल कब तक चलिएगा। राजा साहब, मैं तो सब तैयारियां करके चला हूँ। यहीं से हिज एक्सेलेंसी के साथ चला जाऊंगा। क्या मिस्टर ज्ञान शंकर नहीं आए। प्रेम, जी नहीं, उन्हें अवकाश नहीं मिला। राजा, मैंने समाचार पत्रों में आपके लेख देखे थे। इसमें संदेह नहीं कि आप कृषि शास्त्र के पंडित हैं, पर आप जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह यहाँ के लिए बहुत कुछ उपयुक्त नहीं जान पड़ता। हमारी सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। जगह जगह पर प्रयोगशालाएं खोली, सस्ते दामों में बीज बेचती है, कृषि संबंधी आविष्कारों का पत्रों द्वारा प्रचार करती है। इस काम के लिए कितने ही निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। कृषि के बड़े बड़े कॉलेज खोल रखे हैं, पर उनका फल कुछ न निकला। जब वह करोड़ों रुपए व्यय करके कृत कार्य न हो सका तो आप 2 लाख की पूंजी से क्या कर लेंगे। आपके बनाए हुए यंत्र कोई सेंध भी न लेगा। आपकी रासायनिक खादें पड़ी सड़ेंगी। बहुत हुआ आप 5-7 सैकड़ा मुनाफा दे देंगे। इससे क्या होता है, जब हम 2-4 कुएं खुदवाकर पटवारी से मिलकर कर्मचारियों का सत्कार करके आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो ये झंझट कौन करे। प्रेम, मेरा उद्देश्य कोई व्यापार खोलना नहीं है। मैं तो केवल कृषि की उन्नति के लिए धन चाहता हूँ। संभव है आगे चलकर लाभ हो, पर अभी तो मुनाफे की कोई आशा नहीं। राजा, समझ गया, ये केवल पूर्ण कार्य होगा। प्रेम, जी हाँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपने उन लेखों में और इस निबंध में भी यही बात साफ साफ कह दी है। राजा, तो फिर आपने श्री गणेश करने में भूल की। आपको पहले इस विषय में लॉर्ड साहब की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए, तब 2 की जगह आपको 10 लाख बात की बात में मिल जाते।
बिना सरकारी प्रेरणा के यहाँ ऐसे कामों में सफलता नहीं होती। यहाँ आप जितनी संस्थाएं देख रहे हैं उनमें किसी का जन्म स्वाधीन रूप से नहीं, यहाँ की यही प्रथा है। राय साहब, यदि आपको हिज एक्सेलेंसी से मिला दें और उनकी आप पर कृपा दृष्टि हो जाए तो कल ही रुपए का ढेर लग जाएगा। राय, मैं बड़ी खुशी से तैयार हूँ। प्रेम, मैं इस संस्था को सरकारी संपर्क से अलग रखना चाहता हूँ। राजा, ऐसी दशा में आप इस एसोसिएशन से सहायता की आशा न रखें। कम से कम मेरा यही विचार है। क्यों राय साहब? राय, आपका कहना यथार्थ है। प्रेम, तो फिर मेरा निबंध पढ़ना व्यर्थ है। राजा, नहीं, व्यर्थ नहीं, संभव है आप इसके द्वारा आगे चलकर सरकारी सहायता पा सके। हाँ राय साहब, प्रधान जी का जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है ना? वह तीसरे पहर की गाड़ी से आने वाले हैं। प्रेम शंकर निराश हो गए। ऐसी सभी में अपना निबंध पढ़ना अंधों के आगे रोना था। ऐसी सभा में अपना निबंध पढ़ना अंधों के आगे रोना था। मैं 3 दिन लखनऊ रहे और एसोसिएशन के अधिवेशन में शरीक होते रहे, किंतु ना तो अपना लेख पढ़ा और न किसी ने उनसे पढ़ने के लिए जोर दिया। वहाँ तो सभी अधिकारियों के सेवा सत्कार में ऐसे दत्त चित्त थे मानो बारात आई हो, बल्कि उनका वहाँ रहना सबको अखरता था। यही समझते थे ये महाशय मन में हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लोगों को किसी गुप्त रीति से यह भी मालूम हो गया कि ये स्वराज्यवादी हैं। इस कारण से किसी ने उनसे निबंध पढ़ने के लिए आग्रह नहीं किया। यहाँ तक कि गार्डन पार्टी में उन्हें निमंत्रण भी न दिया। ये रहस्य लोगों पर उनके जाने के बाद एक दिन पीछे खुला, नहीं तो कदाचित उनके पास लेख पढ़ने को आदेश पत्र भी न भेजा जाता। प्रेम शंकर ऐसी दशा में वहाँ क्यों कर ठहरते? चौथे दिन घर चले आए। 2 दिन तक उनका चित्त बहुत खिन्न रहा, किंतु इसलिए नहीं कि उन्हें आशातीत सफलता न हुई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सहायता के लिए रईसों के सामने हाथ फैलाकर अपने स्वाभिमान की हत्या की। यद्यपि अकेले पड़े पड़े उनका जी उकताता था, पर इसके साथ ही यह अवस्था आत्मचिंतन के बहुत अनुकूल थी। निस्वार्थ सेवा करना मेरा कर्तव्य है। प्रयोगशाला स्थापित करके मैं कुछ स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहता हूँ। कुछ लाभ होता, कुछ नाम होता, परमात्मा ने उसी का मुझे दंड दिया है। सेवा का क्या यही एक साधन है? मैं प्रयोगशाला के ही पीछे क्यों पड़ा हूँ? बिना प्रयोगशाला के भी कृषि संबंधी विषयों का प्रचार किया जा सकता है। रोग निवारण क्या सेवा नहीं है? इन प्रश्नों ने प्रेम शंकर के उत्तेजित कर दिया। इन प्रश्नों ने प्रेम शंकर के उत्साह को उत्तेजित कर दिया। वह प्रायः घर से निकल जाते और आसपास के देहातों में जाकर किसानों से खेतीबाड़ी के विषय में वार्तालाप करते। उन्हें अब मालूम हुआ कि यहाँ के किसानों को जितना मूर्ख समझा जाता वे उतना मूर्ख नहीं है। उन्हें किसानों से कितनी ही नई बातों का ज्ञान हुआ। समय समय पर दिन भर घर से बाहर रहने लगे। कभी कभी दूर के देहातों में चले जाते, 2 या 3 दिन तक न लौटते। जेठ का महीना था, आकाश से आग बरसती थी। राज्य अधिकारी वर्ग पहाड़ों पर ठंडी हवा खा रहे थे। भ्रमण करने वाले कर्मचारियों के दौरे भी बंद न थे, पर प्रेम शंकर की तातील न थी। उन्हें बहुधा दोपहर का समय पेड़ों की छाँव में काटना पड़ता। कभी दिन का दिन निराहार रहकर बीत जाता, पर सेवा की धुन ने उन्हें शारीरिक सुखों से विरक्त कर दिया था। किसी गांव में हैजा फलने की खबर मिलती, कहीं कीड़े ऊख के पौधे का सर्वनाश किए डालते थे, कहीं आपस में लठियाव होने का समाचार मिलता। प्रेम शंकर डाकियों की भांति इन सभी स्थानों पर जा पहुँचते और यथासाध्य कष्ट निवारण का प्रयास करते। कभी कभी लखनपुर तक धावा मारते। जब आषाढ़ में मेह बरसता तो प्रेम शंकर को अपने काम में बड़ी असुविधा होने लगी। वह एक विशेष प्रकार के धानों का प्रचार करना चाहते थे। तरकारियों के बीज भी वितरण करने के लिए मंगा रखे थे। उन्हें बोने और उपजाने की विधि बतलानी भी जरूरी थी। इसीलिए उन्होंने शहर से 4-5 मील पर वरुणा किनारे हाजीगंज में रहने का निश्चय किया। गांव से बाहर फूस का एक झोपड़ा पड़ गया। 2-3 खाटें आ गईं। गांव वाले की उन पर असीम भक्ति थी। उनके निवास को लोगों ने अहोभाग्य समझा। उन्हें सब लोग अपना रक्षक, अपना इष्ट देव समझते थे।
उनके इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। यद्यपि प्रेम शंकर को यहाँ बड़ी शांति मिलती थी, पर श्रद्धा की याद उन्हें कभी कभी विकल कर देती थी। वह सोचते ही यदि वह भी मेरे साथ होती तो कितने आनंद से जीवन व्यतीत होता। उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ज्ञान शंकर ने ही मेरे विरुद्ध उनके कान भरे हैं। अतएव उन्हें अब उस पर क्रोध के बदले दया आती थी। उन्हें एक बार उससे मिलने और उसके मनोगत भाव को जानने की बड़ी आकांक्षा होती थी। कई बार इरादा किया कि एक पत्र लिखूं, पर यह सोचकर कि जवाब दें या न दें, टालते जाते। उस चिंता के अतिरिक्त अब धनाभाव से भी कष्ट होता था। अमेरिका से जितने रुपए लाए थे वह इन 4-5 महीनों में खर्च हो गए और यहाँ नित्य ही रुपयों का काम लगा रहता। किसानों से अपनी कठिनाइयाँ बयान करते उन्हें संकोच होता था। वह अपने भोजन आदि का बोझ भी उन पर डालना पसंद न करते थे और न शहर के किसी रईस से ही सहायता मांगने का साहस होता। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान शंकर के अपने हिस्से का मुनाफा मांगना चाहिए। उन्हें मेरे हिस्से की पूरी रकम उड़ा जाने का क्या अधिकार है। श्रद्धा के भरण पोषण के लिए वह अधिक से अधिक मेरा आधा हिस्सा ले सकते हैं, तब भी मुझे 1000 से के लगभग मिल जाएंगे। इस वक्त काम चलेगा, फिर देखा जाएगा। निसंदेह इस आमदनी पर मेरा कोई हक नहीं। मैंने उसका अर्जन नहीं किया, लेकिन मैं उसे अपने भोग विलास के निमित्त नहीं चाहता। उसे लेकर परमार्थ में खर्च करना आपत्तिजनक नहीं हो सकता। पहले प्रेम शंकर की निगाह इस तरफ कभी नहीं गई थी। वह इन रुपयों को ग्रहण करना अनुचित समझते थे, पर अभाव बहुधा सिद्धांतों और धारणाओं का बाधक हो जाता है। सोचा था कि पत्र में सब कुछ साफ साफ लिख दूंगा, मेरी कुछ सहायता करेंगे। भावों को केवल इतना लिखा कि मुझे रुपयों की बड़ी ज़रूरत है, आशा है मेरी कुछ सहायता करेंगे। भावों के लेखबद्ध करने में हम बहुत विचारशील हो जाते हैं। ज्ञान शंकर को ये पत्र मिला तो जामे से बाहर हो गए। श्रद्धा को सुनाकर बोले, यह तो नहीं होता कि कोई उद्यम करे, बैठे बैठे सुकीर्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। जानते होंगे कि यहाँ रुपए बरस रहे हैं, बस बिना हर फिटकरी के मुनाफा हाथ आ जाता है और यहाँ अदालत के खर्च के मारे कचूमर निकला जाता है। 1000 रुपये कर्ज लेकर खर्च कर चुका और अभी पूरा साल पड़ा है। एक बार हिसाब किताब देख लें तो आंखें खुल जाएं, मालूम हो जाए कि जमींदारी परोसा हुआ थाल नहीं है। सैकड़ों रुपए साल कर्मचारियों की नज़र नियाज में उड़ जाते हैं। ये कहते हुए उसी गुस्से में पत्र का उत्तर लिखने नीचे गए। उन्हें अपनी अवस्था और दुर्भाग्य पर क्रोध आ रहा था। राय कमलानंद की चेतावनी बार बार याद आती थी। वही हुआ जो उन्होंने कहा था। संध्या हो गई थी, आकाश पर काली घटा छाई थी। प्रेम शंकर सोच रहे थे, बड़ी देर हुई, अभी तक आदमी जवाब देकर नहीं लौटा। कहीं पानी न बरसने लगे, नहीं तो इस वक्त आ भी न सकेगा। देखूं क्या जवाब देते हैं। सूखा जवाब तो क्या देंगे, हाँ मन में अवश्य झुंझलाएंगे। अब मुझे भी निसंकोच होकर लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। अपने बल पर ये बोझ मैं नहीं संभाल सकता। थोड़ी सी ज़मीन मिल जाती, मैं स्वयं कुछ पैदा करने लगता तो ये दशा न रहती। ज़मीन तो यहाँ बहुत कम है, हाँ 50 बीघे का ये ऊसर अलबत्ता है, लेकिन जमींदार साहब से सौदा पटना कठिन है और ये ऊसर के लिए 200 रुपये बीघे नजराना मांगेंगे। फिर इसकी रेह निकालने और पानी के निकास नालियाँ बनाने में हजारों का खर्च है। क्या बताऊं, ज्ञानू ने मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। नहीं, लखनपुर यहाँ से कौन बहुत दूर है। मैं 15-20 बीघे की सीर भी कर लेता तो मुझे किसी की मदद की दरकार न होती। इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि सामने से एक इक्का आता दिखाई पड़ा। पहले तो कई आदमियों ने इक्केबान को ललकारा, क्यों खेत में इक्का लाता है, आंखें फूटी हैं क्या, देखता नहीं खेत बोया हुआ है। पर जब इक्का प्रेम शंकर के झोपड़े की ओर मुड़ा तो लोग चुप हो गए। इस पर लाला प्रभा शंकर और उनके दोनों लड़के पद्म शंकर, तेज शंकर बैठे हुए थे। वे प्रेम शंकर ने दौड़कर उनका स्वागत किया। प्रभा शंकर ने उन्हें छाती से लगा लिया, पूछा, अभी तुम्हारा आदमी ज्ञानू का जवाब लेकर तो नहीं आया।
प्रेम, जी नहीं, अभी तो नहीं आया, बहुत देर हुई। प्रभा, मेरे ही हाथ बाजी रही, मैं उसके 1 घंटा पीछे चला हूँ। यह लो, बड़ी बहू ने ये लिफाफा और संदूकची तुम्हारे पास भेजी है। मगर ये तो बताओ, ये बनवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे एक छोड़ दो दो घर हैं, उनमें न रहना चाहो तो तुम्हारे कई मकान किराए पर उठे हैं, उनमें से जिसे कहो खाली करा दो, आराम से शहर में रहो। तुम्हें इस दशा में देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। ये फूस का झोपड़ा, बीहड़ स्थान, न कोई आदमी न आदम जात। मुझसे तो यहाँ एक क्षण भी न रहा जाए। हफ्तों घर की सुध नहीं लेते। मैं तुम्हें यहाँ न रहने दूंगा। अब तो हम तो महल में रहे और तुम यूं बनवास करो, सजल नेत्र होकर। ये सब मेरा दुर्भाग्य है। मेरे कलेजे के टुकड़े हुए जाते हैं। भाई साहब जब तक जीवित रहे, मैं अपने ऊपर गर्व करता था, समझता था मेरी बदौलत एका बना हुआ है। लेकिन उनके उठते ही घर की सिरी उठ गई। मैं 2-4 साल भी उस मेल को निभा न सका। मैं भाग्यशाली थे। मैं अभागा हूँ और क्या कहूँ। प्रेम शंकर ने बड़ी उत्सुकता से लिफाफा खोला और पढ़ने लगे। लाला जी की तरफ उनका ध्यान न था। प्रिय प्राणपति, दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जब तक विदेश में थे, वियोग के दुख को धैर्य के साथ प्रिय प्राणपति, दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जब तक विदेश में थे, वियोग के दुख को धैर्य के साथ सहती रही, पर आपका ये एकांत निवास नहीं सहा जाता। मैं यहाँ आपसे बोलती न थी, आपसे मिलती न थी, पर आपको आँखों से तो देखती थी, आपकी कुछ सेवा तो कर सकती थी। आपने यह सुअवसर भी मुझसे छीन लिया। मुझे तो संसार की हंसी का डर था, आपको भी संसार की हंसी का डर है। मुझे आपसे मिलते हुए अनिष्ट की आशंका होती है। धर्म को तोड़कर कौन प्राणी सुखी रह सकता है? आपके विचार तो ऐसे नहीं, फिर आप क्यों मेरी सुधि नहीं लेते? यहाँ लोग आपके प्रायश्चित करने की चर्चा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको बिरादरी का भय नहीं, पर यह भी जानती हूँ कि आप मुझ पर दया और प्रेम रखते हैं। क्या मेरी खातिर इतना न कीजिएगा? मेरे धर्म को न निभाइएगा। इस संदूकची में मेरे कुछ गहने और रुपए हैं। गहने अब किसके लिए पहनूं, कौन देखेगा? ये तुच्छ भेंट है, उसे स्वीकार कीजिए। यदि आप न लेंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझसे नाता तोड़ दिया। आपकी अभागिनी श्रद्धा। प्रेम शंकर के मन में पहले विचार हुआ कि संदूकची को वापस कर दूं और लिख दूं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। क्या मैं ऐसा निर्लज्ज हो गया कि जो स्त्री मेरे साथ इतनी निष्ठुरता से पेश आए, उसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाऊं? लेकिन एक ही क्षण में ये विचार पलट गया। उसके स्थान पर यह शंका हुई कि कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं ठान ली। कहीं इसने अपने मन में कुछ और तो नहीं ठान ली। ये पत्र किसी विषम संकल्प का सूचक तो नहीं है। वह अस्थिर चित्त होकर इधर उधर टहलने लगे। सहसा लाला प्रभा शंकर से बोले, आपको तो मालूम होगा ज्ञान शंकर का बर्ताव उसके साथ कैसा है। प्रभा, बेटा ये बात मुझसे मत पूछो। हाँ, इतना कहूँगा कि तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत दुखी है। तुम्हें मालूम है कि उसको तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए उसने बड़ी तपस्या की। उसके ऊपर तुम्हारी अकृपा नितांत अनुचित है। प्रेम, मुझे वहाँ रहने से कोई उज्र नहीं। ज्ञान शंकर के कुटिल व्यवहार से दुख होता है और फिर वहाँ बैठकर ये काम ना होगा। किसानों के साथ मैं उनकी जितनी सेवा कर सकता हूँ, अलग रहकर नहीं कर सकता। आपसे केवल प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे बुलाकर उसकी तस्कीन कर दीजिएगा। मेरे विचार से उसका व्यवहार कितना ही अनुचित क्यों न हो, पर मैं उसे निरपराध समझता हूँ। ये दूसरों के बहकावे का फल है। मुझे शंका होती है कि वह जान पर न खेल जाए। प्रभा, मगर तुम्हें वचन देना होगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार वहाँ अवश्य जाया करो। प्रेम, इसका पक्का वादा करता हूँ। प्रभा शंकर ने लौटना चाहा, पर प्रेम शंकर ने उन्हें साग्रह रोक लिया। हाजीगंज में एक सज्जन ठाकुर भवानी सिंह रहते थे। उनके यहाँ भोजन का प्रबंध किया गया। पूरियाँ मोटी थी और भाजी भी अच्छी न बनी थी, किंतु दूध बहुत स्वादिष्ट था। प्रभा शंकर ने मुस्कुराकर कहा, ये पूरियाँ हैं या लिट्टी?
मुझे तो दो चार दिन खानी पड़े तो काम तमाम हो जाए। दूध की मलाई अच्छी है। प्रेम, मैं तो यहाँ रोटियाँ बना लेता हूँ, दोपहर को दूध पी लिया करता हूँ। प्रभा, तो ये कहो तुम योग अभ्यास कर रहे हो। अपनी रुचि का भोजन न मिले तो फिर जीवन का सुख ही क्या रहा। प्रेम, क्या जाने, मैं तो रोटियों से संतुष्ट हो जाता हूँ। कभी कभी मैं तो साग या दाल भी नहीं बनाता। सूखी रोटियाँ बहुत मीठी लगती हैं। स्वास्थ्य के विचार से भी रूखा सूखा भोजन उत्तम है। प्रभा, ये सब नए जमाने के ढकोसले हैं। लोगों की पाचन शक्ति निर्बल हो गई है, इसी विचार से अपने को तस्कीन दिया करते हैं। मैंने तो आजीवन चटपटा भोजन किया, पर कभी कोई शिकायत नहीं हुई। भोजन करने के बाद कुछ इधर उधर की बातें होने लगी। लाला जी थके थे, सो गए, किंतु दोनों लड़कों को नींद नहीं आती थी। प्रेम शंकर बोले, क्यों तेज शंकर, क्या नींद नहीं आती? मैट्रिक में हो ना, इसके बाद क्या करने का विचार है? तेज शंकर, मुझे क्या मालूम, दादाजी को जो राय होगा वही करूँगा। प्रेम, और तुम क्या करोगे? पद्म शंकर, पद्म, मेरा तो पढ़ने में जी नहीं लगता, जी चाहता है साधु हो जाऊं। प्रेम मुस्कुराकर, अभी से? पद्म, जी हाँ, खूब पहाड़ों पर विचरूंगा, दूर दूर के देशों के सैर करूंगा। भैया भी तो साधु होने को कहते हैं। प्रेम, तो तुम दोनों साधु हो जाओगे और गृहस्थी का सारा बोझ चाचा के सिर पर छोड़ दोगे। तेज, मैंने कब साधु होने का कहा? पद्म, झूठ बोलते हो। पद्म, रोज़ तो कहते हो, इस वक्त लजा रहे हो। तेज, बड़े झूठे हो। पद्म, अभी तो कल ही कह रहे थे कि पहाड़ों पर जाकर योगियों से मंत्र जगाना सीखेंगे। प्रेम, मंत्र जगाने से क्या होगा? पद्म, वाह, मंत्र में इतनी शक्ति है कि चाहे तो अभी गायब हो जाए, जमीन में गड़ा हुआ धन देख ले। एक मंत्र तो ऐसा है कि मुर्दों को जिला ले। बस सिद्धि चाहिए, खूब चैन रहेगा। यहाँ तो बरसों पढ़ेंगे तब जाकर कहीं नौकरी मिलेगी, और वहाँ तो एक मंत्र भी सिद्ध हो गया तो फिर चांदी ही चांदी है। प्रेम, क्यों जी तेजू, तुम भी इन मिथ्या बातों पर विश्वास करते हो? तेज, जी नहीं, ये पद्म यूं ही बाही तबाही बकता फिरता है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आदमी मंत्र जगाकर बड़े बड़े काम कर सकता है। हाँ, डर न जाए, नहीं तो जान जाने का डर रहता है। प्रेम, ये सब गपोड़ा है। खेद है तुम विज्ञान पढ़कर उन गपोड़ों पर विश्वास करते हो। संसार में सफलता का सबसे जगाता हुआ मंत्र अपना उद्योग, आद्य व्यवसाय और दृढ़ता है। इसके सिवा और सब मंत्र झूठे हैं। दोनों लड़कों ने इसका कुछ उत्तर न दिया। उसके मन में मंत्र की बात बैठ गई थी और तर्क द्वारा उन्हें कायल करना कठिन था। इनके सो जाने के बाद प्रेम शंकर ने संदूकची खोलकर देखा। गहने सभी सोने के थे। रुपए गिने तो पूरे 3000 थे। इस समय प्रेम शंकर के सम्मुख श्रद्धा एक देवी के रूप में खड़ी मालूम होती थी। उसकी मुख श्री एक विलक्षण ज्योति से प्रदीप्त थी। उसकी मुख श्री एक विलक्षण ज्योतिषी प्रतीत होती थी। त्याग और अनुराग की विशाल मूर्ति थी, जिसके कोमल नेत्रों में भक्ति और प्रेम की किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। प्रेम शंकर का हृदय विह्वल हो उठा। उन्हें अपनी निष्ठुरता पर बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। श्रद्धा की भक्ति के सामने अपनी कटुता और अनुदारता अत्यंत निंद प्रतीत होने लगी। उन्होंने संदूकची बंद करके खाट के नीचे रख दी और लेटे तो सोचने लगे, इन गहनों को क्या करूं? कुल संपत्ति 5000 से कम की नहीं। इसे मैं ले लूं तो श्रद्धा अवलंब हो जाएगी, लेकिन मेरी दशा सदैव वैसे ही थोड़ी रहेगी। अभी ऋण समझ कर ले लूं, फिर कभी सूद समेत चुका दूंगा। 25 वर्ष उसर ले लूं तो 2500 में तय हो जाए। 1000 खाद डालने, रेह निकालने में लग जाएंगे। 1000 में बैलों की गोई, दूसरी सामग्रियां आ जाएंगी। 10 बीघे में एक सुंदर बाग लगा दूं, 15 बीघे में खेती करूं। 2 साल तो चाहे उपज कम हो, लेकिन आगे चलकर 2-2500 वार्षिक की आय होने लगेगी। अपने लिए मुझे 200 रुपये साल भी बहुत हैं। शेष रुपए अपने जीवन उद्देश्य को पूरे करने में लग जाएंगे। संभव है तब तक कोई सहायक भी मिल जाए, लेकिन उस दशा में कोई सहायता भी न करे तो मेरा काम चलता रहेगा।
हाँ, एक बात का ध्यान ही न रहा। मैं ये ऊसर ले लूँ तो फिर इस गांव में गोचर भूमि कहाँ रहेगी। ये ऊसर तो यहाँ के पशुओं का मुख्य आधार है। नहीं, इसके लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। अब तो हाथ में रुपए आ गए हैं, कहीं न कहीं ज़मीन मिल ही जाएगी। हाँ, अच्छी ज़मीन होगी तो इतने रुपए में 10 बीघे से ज़्यादा न मिल सकेगी। 10 बीघे में मेरा काम कैसे चलेगा। प्रेम शंकर इसी उधेड़ बुन में पड़े थे। मूसलाधार मेघ बरस रहा था। सहसा उसके कानों में बादलों के गर्जन की सी आवाज़ आने लगी, लेकिन जब देर तक इस ध्वनि का तार न टूटा, मानो किसी बड़े पुल पर रेलगाड़ी चली जा रही है। और थोड़ी देर में गांव की ओर से आदमियों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। तो वह घबराकर उठे और गांव की तरफ नज़र दौड़ाई। गांव में हलचल मची हुई थी। लोग हाथों में सन और अरहर के डंठलों की मसालें लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे। कुछ लोग मसाले लिए नदी की तरफ दौड़ते जाते थे। एक क्षण में मसालों का प्रतिबिंब सा दिखने लगा। जब गांव में पानी लहरें मार रहा हो, प्रेम शंकर समझ गए कि बाढ़ आ गई। अब विलंब करने का समय न था। वह तुरंत गांव की तरफ चले, लेकिन थोड़ी ही दूर चलकर वह घुटनों तक पानी में पहुंचे। बहाव में इतना वेग था कि उनके पांव मुश्किल से संभल सकते थे। कई बार वह गड्ढों में गिरते गिरते बचे। नदी में जल थाने के लिए कोई लकड़ी भी न ले सके थे। जी चाहता था गांव में उड़कर जा पहुंचूं, लोगों की यथासाध्य मदद करूं, लेकिन यहाँ एक एक पग रखना दूभर था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर मूसलाधार वर्षा, नीचे वेगवती लहरों का सामना, राह बाट का कहीं पता नहीं। केवल मसालों को देखते चले जाते थे। कई बार घरों के गिरने का धमाका सुनाई दिया। गांव के निकट पहुंचे तो हाहाकार मचा था। गांव के समस्त प्राणी, युवा, वृद्ध, बाल मंदिर के चबूतरे पर खड़े ये विध्वंसकारी मेघ लीला देख रहे थे। प्रेम शंकर को देखते ही लोग चारों ओर आकर खड़े हो गए। स्त्रियां रोने लगी। प्रेम शंकर, बाढ़ क्या अब की ही आई है या और भी अभी आई थी, या और भी कभी आई थी? भवानी सिंह, हर दूसरे तीसरे साल आती है, कभी कभी तो साल में 2-2 बार आती है। प्रेम शंकर, इसके रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भवानी सिंह, इसका एक ही उपाय है, नदी के किनारे बांध बना दिया जाए, लेकिन कम से कम 3,000 का खर्च है। वह हमारे किए नहीं हो सकता, इतनी सामर्थ्य ही नहीं। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, धन कहाँ से आए? प्रेम शंकर, जमींदार से इस विषय में तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा। भवानी, उनके कभी दर्शन ही नहीं होते, किससे कहें? सेठ जी ने ये गांव ने पिंड दान में दे दिया था, बस आप तो गया जी में बैठे रहते हैं। साल में 2 बार उनका मुंशी आकर लगान वसूल कर ले जाता है। उससे कहो तो कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, पंडा जी जाने। हमारे सिर पर चाहे जो पड़े, उन्हें अपने काम से काम है। प्रेम शंकर, अच्छा, इस वक्त क्या उपाय करना चाहिए? कुछ बचा या सारा डूब गया? भवानी, अंधेरे में सब कुछ तो सूझ नहीं पड़ता, लेकिन अटकल से जान पड़ता है कि घर एक भी नहीं बचा। कपड़े लत्ते, बर्तन भाड़े, खाट खटोले सब बह गए। इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि अपने साथ कुछ लाते। जैसे बैठे थे वैसे उठकर भागे। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी जैसे आंधी आ जाए, बल्कि आंधी का हाल भी कुछ पहले मालूम हो जाता है। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चला। प्रेम शंकर, मवेशी भी बह गए होंगे। भवानी, राम जाने कुछ तुड़ाकर भाग गए होंगे, कुछ बह गए होंगे, कुछ बदन तक पानी में डूब गए होंगे। पानी 10-5 अंगुल और चढ़ा तो उनका भी पता न लगेगा। प्रेम शंकर, कम से कम उनकी रक्षा तो करनी चाहिए। भवानी, हमें तो असाध्य जान पड़ता है। प्रेम शंकर, नहीं, हिम्मत ना हारो, भला कुछ कितने मर्द यहाँ होंगे? भवानी, आंखों से गिनकर यही कोई 40-50। प्रेम, तो 5-5 आदमियों की एक एक टुकड़ी बना लो, सारे गांव का एक चक्कर लगाओ, जितने जानवर मिले उन्हें बटोर लो, मेरे झोपड़े के सामने ले चलो। वहाँ ज़मीन बहुत ऊंची है, पानी नहीं जा सकता। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। जो लोग इस काम के लिए तैयार हों, सामने निकल आए। प्रेम शंकर के उत्साह ने लोगों को उत्साहित किया। तुरंत 50-60 आदमी निकल आए, सबके हाथों में लाठियाँ थीं। प्रेम शंकर को लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन वह किसी तरह न माने। एक लाठी हाथ में लिए आगे आगे चले। पग पग पर बहते हुए झोपड़ों, गिरे हुए वृक्षों, बहती हुई चारपाइयों से टकराना पड़ता था।
गांव का नाम निशान न था। गांव वालों को अपने अपने घरों का भी पता न चलता था। जहाँ तहाँ भैंस बैल के डकारने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। कहीं कहीं पशु बहते हुए मिलते थे। ये रक्षक दल सारी रात पशुओं के उद्धार का प्रयत्न करता रहा। उनका साहस अदम्य, उद्योग अविश्रांत था। प्रेम शंकर अपनी टुकड़ी के साथ बारी बारी से अन्य दलों की सहायता करते रहते थे। उनका धैर्य और परिश्रम देखकर निर्बल हृदय वाले भी प्रोत्साहित हो जाते थे। जब दिन निकला और प्रेम शंकर अपने झोपड़े पर पहुंचे, तब 200 से अधिक पशुओं को आनंद से बैठे जुगाली करते देखा। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत कभी न की थी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।